देखिए, अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं ना तो ये न्यूज आपके लिए है। लंच टाइम की शुरुआत भी इसी खबर के साथ करते हैं जो हेडलाइंस बन गई है। मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को कौन नहीं जानता। नए साल पर उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उसी की तस्वीरें हैं। साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री से इस मुलाकात को दिलजीत ने 2025 की अपनी शानदार शुरुआत बताया है और इस मुलाकात का एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और अपनी खुशी का इजहार किया है। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी दिलजीत की तारीफ करते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए इस मुलाकात का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो। मेरे को पता चला ये हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो भूल जाता है क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਬਸ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। और इस खूबसूरत से वीडियो के बाद चलिए आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों की खूबसूरत सी वादियों के बीच, जहां बर्फबारी ने पहाड़ों की फिजा ही बदल दी है। इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि इन दिनों पहाड़ों पर बर्फ उत्सव मनाया जा रहा है। रोमांच के शौकीन सैलानी भी इसी बर्फबारी में होने वाले तरह तरह के विंटर गेम्स में शामिल होने पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सैलानियों के लिए गुड न्यूज ये है कि आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी और होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान बताया जा रहा है, जबकि मैदानी इलाके जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कोल्ड वेव चलने के अनुमान जो है वो जताए जा रहे हैं। साथ ही दिल्ली समेत उत्तरी मैदानी इलाकों में 4 से 6 जनवरी के बीच हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। दरअसल एक हफ्ते में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी हिमालयी राज्यों में बर्फबारी होने के अनुमान है और मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने की संभावनाएं हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां कल से ताजा बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। हालांकि मौसम विभाग ने आज से 6 जनवरी 2 पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान जताया है, जिससे भारी बर्फबारी तो हो ही सकती है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। खास तौर पर गुलमर्ग में पर्यटक भारी संख्या में आए हैं। कश्मीर का शायद ही कोई इलाका हो जिसका कुदरत ने सफेद श्रृंगार न किया हो। गुरेज, कुपवाड़ा, बांदीपुर, बारामूला, गुलमर्ग, हर इलाके, हर जगह जर्रे जर्रे में सफेदी समाई है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही ताजा बर्फबारी ने पूरी वादी को मानो गुलजार कर दिया है। नए साल में गुलमर्ग आए सैलानियों का स्वागत ताजा बर्फबारी ने किया। गुलमर्ग में ये कंडूरी पीक है, जहां देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने ही आए हैं। रोमांच के शौकीनों के लिए यहां गंडोला राइड का भी इंतजाम है, जिसका पर्यटक भरपूर लुत्फ भी उठा रहे हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और दूसरी सबसे लंबी केबल कार है। तो बर्फबारी ने स्कीइंग के शौकीन पर्यटकों को भी मजा करने का भरपूर चांस दिया है। छोटे बड़े सभी स्कीइंग पर हाथ आजमाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम गुलमर्ग की कंगदूरी पीक पे हैं। जो पहला फेज है गुलमर्ग का, जो फेमस केबल कार है उसका पहला फेज, और यहाँ
आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा टूरिस्ट हैं, पर्यटक जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हमें यहाँ मिले। नया साल मनाने आए हैं और यहाँ जो है एक सेंटर ऑफ एक्टिविटीज को आप कहेंगे। यहाँ टूरिस्ट जो है अलग अलग चीजों में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, चाहे आप स्कीइंग की बात करें और स्कीइंग का जो बेसिक लेवल है यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है पहले लेवल में आपको गिरना तो जरूर है। तो वही सीन्स और आसपास सब तरफ जो है टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। गुलमर्ग की कंडूरी पीक सैलानियों की खास पसंद रही है। ज्यादातर सैलानी तो यहीं पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने आते रहते हैं और विंटर गेम्स का भी मजा लेते हैं। बहुत खूबसूरत जगह, पहली बार कश्मीर आया और इतना खूबसूरत जगह है बता नहीं सकता। लोग कहते हैं जन्नत है धरती का, तो गलत नहीं कहते, बिल्कुल सही कहते हैं, ये जन्नत है। बहुत मतलब यहाँ मेरा सपना था कि कश्मीर जाना है, मतलब आज मेरा एक सपना पूरा हो गया। मतलब इतना अच्छा जन्नत, सच में इसको जन्नत बोलते हैं, इंडिया का जन्नत है कश्मीर। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत मतलब सब चीज बहुत अच्छा हमको लगा यहाँ का। जन्नत है कश्मीर, जन्नत। ड्रीम पूरे हो गए पूरे कश्मीर आके। फर्स्ट टाइम है, ठीक है, हम लोगों का पहले से ट्रिप था, बट इस बार हम लोगों का मतलब हम लोग न्यूली मैरिड कपल है। तो परफेक्ट डेस्टिनेशन है न्यूलीवेड के लिए। हाँ परफेक्ट है, पर ठंडी बहुत है। कंडूरी से आगे गुलमर्ग की सबसे ऊंची अफरक्वाट चोटी है। रोमांच के शौकीन पर्यटक यहाँ भी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर यहाँ का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। इस वक्त यहाँ का तापमान -7 डिग्री है। डोडा के भद्रवाह में बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचे हैं। यहाँ का तापमान भी 0 से नीचे ही गोते लगा रहा है। ठंड किस कदर बढ़ी हुई है, पहाड़ों से गिरते हुए पानी के जमे ये झरने गवाही दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से न्यूनतम तापमान -6 से -7 डिग्री बना हुआ है। श्रीनगर में न्यूनतम पारा -2 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे डल झील पूरी तरह जम चुकी है। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में और भी बर्फबारी होगी। 1 जनवरी को हल्की बर्फबारी हुई और आज से भारी बर्फबारी का नया दौर शुरू होगा। गुरुवार की सुबह कश्मीर के पहाड़ों पर एक और बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। खासतौर से उत्तरी कश्मीर में ये बर्फबारी जारी है। श्रीनगर में हल्की बर्फबारी गुरुवार सुबह को हुई, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 2 जनवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रही है, जिसके चलते आने वाले 4 दिन के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी होगी। इस बर्फबारी से आने वाले दिनों के दौरान ठंड भी बढ़ेगी, लेकिन कहीं न कहीं कश्मीर में पर्यटक जो हैं वो इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। गुलमर्ग या सोनमर्ग की बात करें, वहां पर अब 2 से 3 फुट बर्फ जमा हो चुकी है और आने वाले 4 दिनों के दौरान यदि रुक रुक कर बर्फबारी कश्मीर में होती है तो इन पर्यटन स्थलों पर जमकर जो है बर्फबारी भी होगी और बर्फ की सतह भी जो है वो भी बढ़ जाएगी, जो कहीं न कहीं स्नो स्कीइंग और विंटर गेम्स के लिए काफी जरूरी मानी जाती है। अगर इस क्लाउडी वेदर की बात की जाए तो इसने तापमान में जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में स्थिरता लाई है। रात का तापमान अगर बीती रात की बात करें तो मात्र -1 डिग्री था, जो कहीं न कहीं बेहतर मौसम माना जा रहा है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 6 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी होने की संभावना है। खासकर 4 और 5 जनवरी को तो पूरे जम्मू कश्मीर में ही भारी बर्फबारी हो सकती है। जाहिर है स्थानीय लोगों को बर्फबारी से मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन सैलानियों के लिए ये बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं होगी। गुलमर्ग से मीर फरीद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। और कश्मीर से अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल के पहाड़ों की ओर, जहां बर्फबारी ने पहाड़ों की रंगत ही बदल दी है। क्या पहाड़, क्या सड़क, क्या रेल मार्ग,
हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और इस खूबसूरत नजारे को अपनी यादों में बसाने के लिए भारी संख्या में यहां सैलानी पहुंच रहे हैं। वहीं सैलानियों के वेलकम के लिए स्थानीय लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। और चलिए कुल्लू मनाली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पर्यटकों का तांता यहां भी लगा हुआ है। लोग जमकर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। एडवेंचर्स के शौकीन लोगों के लिए कुल्लू मनाली में कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। दरअसल नया साल मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। मौसम के इस बर्फीली रंगत ने यहां आए सैलानियों का दिन भी बना दिया है। और कड़ाके की ठंड के बीच मौसम में बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है, जबकि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है, जो 4 से 6 जनवरी तक बारिश और बर्फ की फुहारों का कारण बनेगा। इससे पहाड़ों पर बर्फबारी तो होगी ही, मैदानी इलाके भी तर होंगे। यही नहीं, अब कोहरे का असर भी बढ़ेगा। नए साल के आगमन पर प्रकृति ने स्नोफॉल के रूप में उपहार दिया तो सभी के चेहरे खिल गए। एक बार फिर से प्रकृति बर्फबारी का उपहार देने के लिए तैयार है। यानी गुड न्यूज ये है कि पहाड़ी इलाकों में 2 जनवरी से बर्फ की फुहारें सैलानियों की मौज मस्ती में इजाफा कर सकती हैं। Expecting heavy rainfall or snowfall mainly over the western Himalayan region, primarily over Jammu and Kashmir and maybe western Himachal Pradesh, and isolated rainfall activity over पंजाब। कश्मीर में एक के बाद एक कुल 2 पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इससे कई इलाकों में ठंड में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि मौसम विभाग का कहना है कि 2 जनवरी के शाम से एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कश्मीर में दिखेगा, जिससे ताजा बर्फबारी शुरू हो जाएगी। वो ताजा बर्फबारी पिछली बर्फबारी से कुछ ज्यादा भी होगी और उसके बाद न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि उत्तरी राज्यों में भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। 2 जनवरी की शाम से शुरू होने वाली बर्फबारी 6 जनवरी तक जारी रह सकती है। अगर बात मैदानी इलाकों की हो तो दिल्ली समेत उत्तरी मैदानी इलाकों में 4 से 6 जनवरी के बीच हल्की बारिश होने का अनुमान है। डिस्टर्बेंस एक्चुअली आ रही है, जो पहले वाली 2 और 3 तारीख में है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो दैट विल इम्पैक्ट माउंटेन्स ओनली, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड एरिया, और जो 4 और 5 में आ रही है उसमें प्लेन्स के कुछ एरिया जैसे पंजाब के कुछ पार्ट्स और हरियाणा के कुछ पार्ट्स में संभावना। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बारिश होगी तो तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन जब मौसम साफ होगा तो शीतलहर में इजाफा हो सकता है। श्रीनगर से अशरफ वानी, चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में भी शीतलहर चलना शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में तापमान 0 से भी नीचे दर्ज किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी इलाकों में तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी, जिसके चलते पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आ सकता है। यानी दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में थोड़ा और गिरावट आ सकती है। पूरे उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड के साथ साथ घना कोहरा भी पड़ रहा है और सुबह के वक्त तो हवाएं भी चल रही हैं, जो इस ठंड के एहसास को और ज्यादा बढ़ा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पर और यहाँ से जो तस्वीरें हैं उनको देख करके साफ हो जा रहा है कि क्या कंडीशन है विजिबिलिटी की। आप देखिए NH9 पर जो गाड़ियां सामने से आ रही हैं उन्होंने ज्यादातर गाड़ियों ने अपनी लाइट्स को ऑन करके रखा है क्योंकि विजिबिलिटी कम है। और अक्षरधाम मंदिर जो कि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, उसे किस तरीके से कोहरे की सफेद चादरों ने ढक रखा है, ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना घना कोहरा
इस वक्त पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये कंडीशन तो शहर के बीच की है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओपन में जो हाईवेज हैं, चाहे जो ट्रेन की पटरियां हैं, वहां पर किस कदर कोहरा पड़ रहा होगा, इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। कई सारी ट्रेनें देर से चल रही हैं। सुबह के वक्त 6 बजे एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी काफी कम थी, जिसकी वजह से उड़ानों पर उसका असर पड़ा है और ये कंडीशन अभी कुछ दिन तक बना रहेगा। सुबह के वक्त टेम्परेचर करीब 5 से 7 डिग्री के बीच रहेगा, लेकिन गनीमत बस यही है कि दिन के वक्त में न सिर्फ धूप निकल रही है, बल्कि जो तापमान है वो 18 से 20 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 1-2 दिनों में उसका इम्पैक्ट उत्तर भारत में देखने को मिलेगा, तो एक बार फिर से सर्दी बढ़ सकती है। कैमरामैन शगुन भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। देखिए, आजकल ना हम सबकी लाइफ रिवॉल्व कर रही है एआई के इर्द गिर्द। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता कोई भी पहलू दिखाई नहीं देता। अपने इस खास सेगमेंट में हम इसी बात पर जोर देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं, तो देख लेते हैं आज की एआई स्टोरी कौन सी है। इस वीडियो को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। ऐसा लग रहा है कि एक रोबोट बास्केटबॉल खेल रहा है, लेकिन असल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना वीडियो है। आज के एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने वीडियो को पहचानना बेहद मुश्किल है। ये टेक्निक किसी भी शख्स को एक रोबोट में तब्दील कर सकती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये रोबोट बास्केटबॉल खेल रहा है और इसे देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कोई रोबोट जो है वो बास्केटबॉल खेल रहा है। तो रोबोट नहीं, ये एआई वीडियो है। देखिए, एआई कितना पावरफुल हो सकता है, इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी ये मशीन देख लीजिए, इमारत के शीशे को मिनटों में साफ कर सकती है। पहले ये काम करने में कई घंटे लग जाते थे, लेकिन इस मशीन ने घंटों का काम मिनटों में कंप्लीट कर दिया। साथ ही इस मशीन में किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, किसी मजदूर को सफाई करने के लिए खतरा भी मोल नहीं लेना पड़ता। तो ये काम जो पहले घंटों में पूरा होता था, अब महज चंद मिनटों में एआई की मदद से पूरा हो जाता है। यार, भूख लगाती है जब भी लंच टाइम का वक्त हो चल रहा होता है। जीएनटी स्पेशल का वक्त हो चला है। पीछे बैकग्राउंड को देखकर समझिए हम किस बात कर रहे हैं, और ये आपको दिखाते हैं मजेदार सी स्टोरी। तो चलिए, लंच टाइम में अब वक्त देसी जायके का है। आज बारी है बनारस की मशहूर हींग कचौड़ी की। बनारस के ठठेरी बाजार इलाके में ये मौजूद है दीनानाथ गुरु की मशहूर हींग कचौड़ी की दुकान, जहां पिछले 60 साल से एक ही टेस्ट के साथ लोगों को हींग वाली कचौड़ी का स्वाद मिल रहा है। बात जब देशी जायके की होती है तो बनारस का नाम जेहन में सबसे पहले आता है, क्योंकि बनारस न सिर्फ आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी है, बल्कि यहाँ का खान पान भी दुनिया भर में मशहूर है। बनारसी जायके की खोज की कड़ी में हम आप पहुंचे हैं बनारस के चौक इलाके के सोरकुआ ठठेरी बाजार इलाके में, और देख सकते हैं कि ये जगह दीना गुरु की प्रसिद्ध हींग की कचौड़ी के नाम से जानी जाती है। लगभग 6.5 दशकों से एक पारंपरिक तौर पर हींग की कचौड़ी यहाँ पर बेची जाती है। बनारस में तो वैसे कई चीजें हैं जो दुनिया भर में ख्याति रखती हैं, लेकिन ठठेरी बाजार में मिलने वाली हींग की कचौड़ी की बात ही कुछ और है। दीनानाथ की दुकान पर 60 साल पहले हींग की कचौड़ी बनाने का काम शुरू हुआ था, जो अब देश और दुनिया भर के खान पान के शौकीन लोगों की पसंदीदा जगह बन गई है। मेरी कचौड़ी में यह खासियत है कि जेठ बैसाख में आप हमसे कचौड़ी खरीद लीजिए, दूसरे दिन खाइए, न गला जलेगा न पेट जलेगा,
और कौन सा ऐसा मसाला है जो कचौड़ी में नहीं पड़ता है। किस तरह का मसाला डालते हैं? गरम मसाला रहता है कैसा? घर का पिसा भैया मसाला रहता है, उसमें सब आयुर्वेदिक दवा समझिए एक हिसाब की। हर मौसम में काम। अगर आप जाड़े में खाइए तो पसीना आने लगेगा। उसमें जावित्री है, लौंग है, दालचीनी है, ये सब पड़ती है, जाफर है। हींग की कचौड़ी जितनी टेस्टी है, इसके मसाले भी उतने ही लाजवाब हैं। दीनानाथ का दावा है कि ये सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दवा का भी काम करते हैं। तो चलिए दीनानाथ से ही जानते हैं कैसे तैयार होती है ये हींग की कचौड़ी। आलू धोया, उबाला, आलू को छीला, फिर आलू को भूंजा, अब फिर मसाला पीसा, मसाले में हींग जीरा वगैरह तड़का देके उसको भूंजा। भुंजाई का मोल है, जितना भूजेंगे उतना उसका पानी उड़ेगा और उतनी देर तक ये कचौड़ी टिकेगी। फिर उसके बाद इसकी भराई होती है। फिर भराई होती है, ये जो देख रहे हैं ये मैं भर रहा हूँ। इसके बाद में मंदी आंच में इसको डाला जाता है, घी में। खौलते घी में नहीं पड़ता है, तब इसका कुरकुराहटपन और स्वाद इसका मिलता है। देसी घी में बनने वाली हींग की कचौड़ी की खुशबू बनारस की गलियों में कुछ यूं बिखरी है कि यहाँ से गुजरने वाले लोग हींग की कचौड़ी का स्वाद चखने से रोक नहीं पाते। कचौड़ी का स्वाद हम भी लेते हैं और जानते हैं कि आखिर में क्या खास बात है और क्यों, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इसका स्वाद चखते हैं और देखते हैं कि आखिर में क्या खास बात है इस कचौड़ी में और किस तरह का स्वाद इसमें आ रहा है। हींग की कचौड़ी का ये टेस्ट यहाँ आने वाले लोगों को भी खूब भाता है। टेस्ट की बात करें तो एक तो शुद्ध देशी घी के अंदर यदि तली हुई कचौरियां हैं तो जो एक करारा बना रहा है, इसके बाद मतलब छोले के अंदर जाने के बाद भी गल नहीं रही है, मुंह के अंदर एक घुल जा रहा है, पूरा घुलास सा आ जा रहा है पूरा देखा जाए तो। और मसाले बहुत ज्यादा अच्छे तरह से सिके हुए हैं। बहुत ही अच्छा स्वाद है। मैंने यही सोचा था जो और लोग की दुकान है उनसे बेटर स्वाद हुआ तो ही अच्छा है, नहीं तो हम बाहर की खा खा के तो बोर हो गए थे। लेकिन अभी जैसे ही पहली बाइट खाई, टेस्ट एकदम ही अलग है, नया है, बहुत ही क्रिस्पी फ्लेवर आ रहा है और चटनी और सब्जी का स्वाद भी बहुत अच्छा है। यहाँ का जो टेस्ट है अद्भुत टेस्ट है। पहली बार आए हैं, पहली बार खाइए, अब आगे आगे आते रहेंगे, आते खाते रहेंगे। जाहिर है बनारस के देसी जायके की बात ही निराली है और यहाँ जो भी आता है ठठेरी बाजार में रुककर हींग कचौड़ी का स्वाद लेकर ही आगे बढ़ता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और भोपाल में 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को हटाने का मिशन पूरा किया गया है। करीब 337 टन जहरीले रसायन को कई स्पेशल कंटेनर्स में लोड करके 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर ले जाया गया। इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए पीथमपुर तक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। इस मेगा मिशन में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं। देखिए कैसे पूरा हुआ ये जहरीला कचरा हटाने का मिशन। भोपाल की गैस त्रासदी न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह करने वाला भीषण हादसा। 40 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भोपाल में दफन जहरीला कचरे को नष्ट करने के मिशन को अंजाम दिया गया। रासायनिक कचरे को जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड की निगरानी में मध्य प्रदेश के पीथमपुर की एक कंपनी में सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाएगा। इसलिए यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद 337 मीट्रिक टन जहरीले रासायनिक कचरे से भरे ट्रक धार के पीथमपुर पहुंचाया गया, जो 12 लीक प्रूफ कंटेनर में बंद है। भोपाल से चलकर ये जहरीला कचरा मध्य प्रदेश के सीहोर, देवास, इंदौर होता हुआ धार के पीथमपुर पहुंचा। सुरक्षित तरीके से कचरा ले जाने के लिए ये विशेष कंटेनर, इन कंटेनर्स को 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ले जाया गया। कंटेनर्स के साथ पुलिस, एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड और क्विक रिस्पांस टीम समेत कुल 25 गाड़ियों का काफिला था, जो बिना रुके पीथमपुर पहुंचे। हर एक कंटेनर में औसतन 30 टन कचरा रखा गया है। इस काम में तकरीबन 100 से ज्यादा मजदूर लगे। इस काम के लिए मजदूरों की शिफ्ट 8 घंटे की नहीं बल्कि 30 मिनट की थी। इस दौरान इस 337 टन जहरीले रसायन को कंटेनर में शिफ्ट किया जा रहा था।
उस दौरान 200 मीटर के इलाके को सील कर दिया गया था। अंदर जाने के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था और सिक्योरिटी के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। 250 किलोमीटर का होगा और चूंकि अलग अलग मार्गों से होकर गुजरेगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। दरअसल 337 टन रासायनिक कचरा 5 अलग अलग तरह के कचरों से बना है, जिसमें शामिल है C1 नाम का वो कीटनाशक जिसका उत्पादन भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में होता था और हादसे के बाद बचा हुआ कीटनाशक जो बहुत ही जहरीला है। इसके अलावा जिस MIC गैस के लीक होने से हजारों लोगों की मौत हुई थी, वो नेफ्थॉल से बनाई जाती थी और आज भी ये नेफ्थॉल फैक्ट्री परिसर में है। इसे भी हटाया गया है। इसके अलावा कई अन्य तरह के केमिकल जो यहाँ इस्तेमाल होते थे, वो रिएक्टर जिसमें कीटनाशक बनते थे और परिसर की मिट्टी जिसके जहरीले होने का शक है, उन सब को यहाँ से हटाकर पीथमपुर में नष्ट किया जाएगा। कचरे में 162 मीट्रिक टन मिट्टी, 92 मीट्रिक टन C1 और नेफ्थॉल के अवशेष, 54 मीट्रिक टन सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड और 29 मीट्रिक टन रिएक्टर के अवशेष हैं। गैस पीड़ित संगठनों का मानना है कि जितना कचरा हटाया जा रहा है वह कचरे का 1% भी नहीं है, जो यहाँ के फैक्ट्री परिसर के 36 एकड़ इलाके में दबा हुआ है, जिसके चलते आसपास की 42 बस्तियों के भूजल में हैवी मेटल ऑर्गेनो क्लोरीन पाया गया था, जो कैंसर और किडनी की बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इनकी मांग है कि इस मलबे को अमेरिका में ही नष्ट किया जाना चाहिए था। इस कचरे को भी डिस्ट्रॉय करने का 21 इंसिनरेटर्स है हमारे देश में, सबने मना कर दिया था कि हमारे पास नहीं है। तो क्यों पीथमपुर और इंदौर में इसको जलाया जा रहा है और वहाँ के जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को खराब किया जा रहा है, जबकि एक इजी सोल्यूशन है। स्टेनलेस स्टील ड्रम्स में भरिए। आप यूनियन कार्बाइड और डाव को आपने कटघरे में खड़ा किया हुआ है, उनको बोलिए जब तक ये अब कचरा अपने देश नहीं ले जाएंगे, उनको इस देश में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं देगी हमारी सरकार। इस रासायनिक कचरे को नष्ट करने के लिए 2015 में 10 टन कचरे को जलाकर ट्रायल किया गया था और करीब 10 साल बाद इस काम में तेजी आई है, क्योंकि सरकार को 3 तारीख को कचरे का निष्पादन का शपथ पत्र कोर्ट में पेश करना है और 6 जनवरी को इस मामले में सरकार की पेशी भी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रवीश, देखिए, पहली बात तो जो पहली चीज में जहन में आई ना, वो ये कि ये मिशन इम्पॉसिबल को मिशन पॉसिबल बनाने की जो कोशिश की गई है तमाम टीम्स की तरफ से, जितने भी जवान इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं, पहली बात तो ये कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है और ये बहुत खतरनाक सुनाई देता है हमें यहाँ पे बैठने में और सुनने में भी। अभी ये बताइए कि इन लोगों को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े डिस्पोज ऑफ, फाइनली जब इसको कर दिया जाएगा तो वो प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिस्पोजल करने की जो प्रक्रिया है ये तो काफी लंबी चलेगी, करीब 150 से ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि ये जो 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा है, इसे एक बार में नहीं बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में 10 टन जलाया जाएगा शुरुआत में, उसके बाद 15 टन कूड़ा जलाया जाएगा और ऐसे करते करते करीब 150 दिनों का 153 दिनों का लक्ष्य रखा है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उन्होंने, जो निजी कंपनी है पीथमपुर में, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में इकलौती उसी कंपनी के पास ये खासियत है कि वो जो औद्योगिक मलबा होता है, औद्योगिक कूड़ा जो होता है, उसे नष्ट करती है। तो उस कंपनी में भी और अलग अलग कंपनियां भी आती हैं अपना औद्योगिक नष्ट कूड़ा जो है नष्ट करवाने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो चुनौतियां थी, क्योंकि ये जो है ये एक ऐसे इंडस्ट्री के भीतर से कूड़े को हटाना था जिसने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दी, और आज की तारीख में भी जो यूनियन कार्बाइड हादसा था वो दुनिया की सबसे भीषणतम औद्योगिक त्रासदी कहा जाता है, जिसमें हजारों लोग मौत की नींद सो चुके थे। सरकार तो 5000 का आंकड़ा बताती है, हालांकि गैस पीड़ितों के लिए जो काम करते हैं संगठन, वो इसे 20,000 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा बार बार देती रही है। हालांकि सरकार की तरफ से महज 5000 लोगों की मौत अब तक सामने रखी गई है। जी 40 साल हो गए। इन 40 सालों में ये कूड़ा जो वहां पड़ा हुआ था, जो कचरा था, जिसमें कई तरीके के केमिकल्स थे, MIC गैस जिस नेफ्थॉल से बनाई जाती थी वो केमिकल वहां पे मौजूद था। क्योंकि जब ये हादसा हुआ था तो उसके बाद प्लांट के सभी कर्मचारी जो है वो भाग गए थे।
अगले दिन ये प्लांट पूरी तरीके से बंद हो गया था और तब से लेकर आज तक ये प्लांट बंद ही है, पूरी तरीके से लावारिस अवस्था में। कई सारे इसके जो उपकरण है वो तो चोरी हो चुके हैं, लेकिन कई जो चीजें वहां रखी हुई थी वो इतनी ज्यादा दूषित और प्रदूषित होने का अनुमान था, जहरीले होने का अनुमान था कि इस पूरे प्रोसेस को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है वो वाकई में देखने लायक बात थी। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो देश में मजदूरों के लिए समय निर्धारित है काम करने का वो 8 घंटे का है, लेकिन यहाँ पे जिन मजदूरों को चुना गया था उन्हें सिर्फ 30 मिनट यानी आधे घंटे काम करवाया जाता था उनसे। उस 30 मिनट के बाद उनको आराम दे दिया जाता था, उनका हेल्थ चेकअप होता था और हेल्थ चेकअप पे उनके ब्लड प्रेशर से लेकर के उनके शरीर की हर एक गतिविधि को जांचा जाता था। जब वो उसमें सुरक्षित पाया जाता था तभी उससे अगले दिन काम लिया जाता था। यानी एक मजदूर 30 मिनट से ज्यादा उस जहरीले कचरे के साथ काम नहीं कर सकता। ये बात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तमाम जो संगठन है जो इस तरीके के कचरे का निपटारा करते हैं, उनकी स्टडी में ये बात सामने आई थी और उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। जिस जगह पे ये कूड़ा रखा था और जिन कंटेनर में इस कूड़े को रखना था, जहरीले कचरे को, वो पूरी तरीके से लीक प्रूफ रखे गए। उस जगह के 100 मीटर के दायरे तक मजदूरों के अलावा या जो विशेषज्ञ हैं जो उस कचरे को उस खास तरीके के बने पॉली बैग्स में पैक करवा रहे थे, उनके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जो मजदूर इस कचरे को पैक कर रहे थे उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी, सुरक्षा के लिए उन्हें किट दी गई थी, ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो है उनके साथ में रहता था 24 घंटे, ताकि किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव यदि उनके ब्लड प्रेशर में आता है तो उस मजदूर को तुरंत इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। जो कंटेनर है वो विशेष रूप से इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाए गए थे। उन्हें बुलाया गया, यहाँ पे बना करके उन्हें 4 दिन खड़ा रखा गया। पैक करने के बाद इन कंटेनर को बंद करने के बाद भी बताया जा रहा है कि करीब 24 घंटे तक निगरानी की गई है इन कंटेनर्स को। अलग अलग डिवाइसेस से ये देखा गया कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है कंटेनर से। और उसके बाद जब प्रक्रिया पूरी हो गई और जब संतुष्ट हो गई सभी टीमें, तभी इस कंटेनर को इस फैक्ट्री के बाहर निकाला गया। लेकिन ये तो एक हिस्सा था। जो सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था वो था बिना किसी रुकावट के, बिना किसी लीकेज की इस कंटेनर को भोपाल से 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर ले जाना। देखिए, 5 अलग अलग जिले पड़ते हैं। भोपाल जो कि राजधानी भी है और जिस जगह पे ये फैक्ट्री है वो बेहद घनी आबादी वाला इलाका हो चुका है। तो ऐसे में इस कंटेनर को वहां से निकलना था, इन 12 कंटेनर के काफिले को वहां से निकालना भी अपने आप में चुनौती थी। तो पहले पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना करके इन्हें भोपाल से बाहर निकाला गया। इसके बाद रायसेन सीहोर जिला पड़ता है, फिर देवास जिला, फिर इंदौर जिला और अंत में धार जिला पड़ता है, जहां पे पीथमपुर स्थित है, जहां पे इस प्लांट में आज इस कचरे का निपटारा जो है होने वाला है। और फिलहाल ये कचरा जो है वहां पहुंच चुका है। आज सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे ये जहरीला कचरा वहां पहुंच चुका है। तो ये एक बड़ी चुनौती थी कि बिना किसी रुकावट के इस कचरे को यहां से इंदौर पहुंचाया जाए, पीथमपुर पहुंचाया जाए, क्योंकि विरोध का भी डर था प्रशासन को। इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, यातायात को रोका गया, लोगों को जाने की मनाही कर दी गई। और जब ये काफिला निकलता था तो 2 किलोमीटर की सड़क को पहले ही बंद कर दिया जाता था और इस काफिले के गुजरने के बाद जब काफिला 2 किलोमीटर आगे पहुंच जाता था तो उसके बाद सड़क को खोला जाता था। तो कई सारी चुनौतियां थी, लेकिन अंत भला तो सब भला। उसी तर्ज पर ये जो जहरीला कचरा है जो 40 सालों से भोपाल के दिल पे एक नासूर बन के रखा हुआ था, बैठा हुआ था, जिसने हजारों लोगों की जान को देखा है जाते हुए, वो कचरा अब सुरक्षित तरीके से पीथमपुर पहुंच चुका है। अब अगली प्रक्रिया जो है, बिल्कुल रवीश, एकदम सही कहा आपने। बहुत बड़ी चुनौती ये थी और जो नासूर था वो फाइनली जो है हमें खत्म होता दिख रहा है, जिससे हजारों जानें गई थी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यूरियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के पीथमपुरा पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। देखिए उन्होंने जहरीले कचरे को हटाने पर क्या कुछ कहा। अगस्त 2015 में ये ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया जाकर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोगिक निपटान की समस्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमने प्रस्तुत की। इन समस्त रिपोर्ट में से स्पष्ट रूप से उभर कर सामने ये आया, इस कचरे के निपटान से वातावरण में कोई किसी प्रकार का नुकसान स्पष्ट नहीं हुआ है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। इन सब कोर्ट और जानकारी के बाद ही चीफ सेक्रेटरी को बताया गया था कि आसपास के गांव के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, फसल की उत्पादकता पर प्रभाव, केंद्रीय जल स्रोतों के गुणवत्तापूर्ण परीक्षण और तीनों विधाओं में पाया गया कि ये
इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन, कोई भी नुकसान, नकारात्मक परिणाम नहीं आए। और इसीलिए इस कचरे निपटान की सारी प्रक्रिया में शासन ने हमारी अपनी गंभीरता रखते हुए इस तरह से बढ़ने का प्रयास किया कि सालों पुरानी एक परेशानी है, इस परेशानी से निपटने के लिए योग्य मार्गदर्शन वैज्ञानिकों की उपस्थिति में क्रमशः इस दिशा में ठोस कदम उठाए। और चलिए अब बात महाकुंभ की कर लेते हैं। 2025 में जिस भव्य आयोजन पर दुनिया की निगाहें हैं उसमें महाकुंभ भी एक है। इस महाआयोजन में अब महज 10 दिन शेष हैं। 10 दिन बाद संगम नगरी का नजारा बेहद अद्भुत होने वाला है। भले ही अभी 10 दिन बाकी हैं, लेकिन कुंभ की नगरी में रंग अभी से बिखरने लग गए हैं। कुंभ में साधु संतों का पहुंचना शुरू हो गया है। महाकुंभ में अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया। अखाड़ा नगर में बसाई गई अखाड़े की छावनी में लगातार अखाड़े का प्रवेश हो रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को शैव परंपरा के श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई हुई और महाकुंभ छावनी प्रवेश में शोभा यात्रा निकाली गई। अटल अखाड़े की शोभा यात्रा में आस्था और संस्कृति के तमाम रंग देखने के लिए मिले। गाजे बाजे के साथ रथों पर सवार होकर साधु संत बांध से संगम के लिए रवाना हुए। संतों के इस जुलूस में संत महंत, महामंडलेश्वर और नागा संत नाचते गाते हुए देखे गए। वहीं कुंभ में इस साल बहुत कुछ खास होने वाला है। उसमें से एक महाकुंभ में महिला बटुक गंगा आरती करने जा रही हैं, यानी पुरुषों की जगह महिला बटुक गंगा आरती करेंगी। ये पहली बार होगा कि ये पहल जो है वो जय त्रिवेणी जय प्रयागराज संस्था की तरफ से की जा रही है। अरे तुमने बोला तो महाकुंभ की ऐसी फुल प्रूफ तैयारी की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इसलिए भोपाल में फायर फाइटर बोट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल महाकुंभ के दौरान किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह की खास रिपोर्ट। सुरक्षा व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो महाकुंभ में जो करोड़ों लोगों की भीड़ आएगी, जो लाखों लोग वहां ठहरेंगे, तो ऐसे में अग्निशमन सेवा भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। लेकिन महाकुंभ का जो इलाका है वो इतना विस्तृत है, खासतौर से जो घाट के किनारे वाले जो इलाके हैं जहां पे अगर आग लगती है और वहां पे आपात स्थितियों में फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाएगी, तो ऐसे में वहां पे फायर बोट का इंतजाम किया गया है। फायर बोट ऐसे ही उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग की जो फायर बोट है ये भोपाल में बनकर तैयार हो गई है और इसी तरीके की कई अन्य फायर बोट जो है वो जल्द ही उत्तर प्रदेश रवाना की जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है ये उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा फायर बोट क्रमांक 1 है। ऐसी कुल 6 से 7 बोट जो है फायर बोट बन करके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज भेजी जानी है और इसमें एक नाव जो फायर बोट चलाने वाला जो स्टाफ क्रू होगा उसके अलावा इसमें 7 से 8 अन्य लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाएगी। इस फायर बोट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फायर बोट उन घाटों पर तैनात की जाएगी जहां से लोगों के रुकने के ठहरने की व्यवस्थाएं हैं। अगर वहां पर अग्निशमन दल जो है नहीं पहुंच पाता है फायर ब्रिगेड के जरिए, तो फिर इस फायर बोट के जरिए जो है वहां पे आग बुझाने का काम किया जाएगा। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां पे वो एक पाइप है, उस नोजल के जरिए जो है जो पानी की बौछार है वो की जाएगी आग के ऊपर और इसी नोजल के जरिए जो है फिर जो वहां पे आपात स्थिति में जल्द से जल्द पानी के जरिए उस आग को बुझाने का काम किया जाएगा। एक बड़ी मोटर के जरिए पानी जो है वो गंगा जी से ही या यमुना जी से संगम से जो है पानी खींचा जाएगा और पानी खींच करके तुरंत जो है उस पानी को आग के ऊपर फेंक दिया जाएगा। तो इस तरीके की कई फायर बोट जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तैयार की जा रही है उत्तर प्रदेश के लिए और फिर ये फायर बोट जो है रवाना की जाएंगी प्रयागराज, जहां पे 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होना है। और किसी भी तरीके की आपात स्थिति यदि आती है और वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है तो इस फायर बोट के जरिए उस आपात स्थिति को, आग को काबू में करने की कोशिशें की जाएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।